Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग 10th के जनन चैप्टर पे बात कर रहे हैं। आज ये हमारा चौथा लेक्चर है जनन का। इससे पहले 3 लेक्चर में हम लोग अलैंगिक जनन, जनन की सार्थकता, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, पुष्पी पादप में जनन और पुष्पी पादप के अंग और इसके साथ परागन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा पादप में निषेचन, कि पुष्पी पादप में निषेचन की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। कल के क्लास का लास्ट टॉपिक हमारा था परागन। परागन के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लिया गया था दोस्त। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि किसी भी पादप के एक पुष्प से या किसी भी पुष्प के एंथर से किसी पुष्प के स्टिग्मा पर अगर परागकण का स्थानांतरण होता है तो उसको हम लोग परागन नाम देते हैं। अगर आप लेक्चर 3 नहीं देखे हैं तो आप चैनल्स के प्लेलिस्ट में क्लास 10th के बायो को खोलेंगे तो आपको ये लेक्चर मिलेंगे। आपसे निवेदन है दोस्त कि आप पहले उस लेक्चर को देखें ताकि ये लेक्चर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। आपको कुछ भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप केवल यहां समझने पे फोकस करेंगे ताकि आपका ध्यान पूर्ण रूप से यहां रहे और आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो चलिए दोस्त, आज के इस बेहतरीन लेक्चर का शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं पुष्पी पादप में निषेचन। निषेचन है क्या, इस बात को पहले समझेंगे। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो निषेचन का अगर बात करें तो इसके बारे में हम आपको पीछे के लेक्चर में ही एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है कि जो नर और मादा युग्मक है, यानी कि नर और मादा युग्मक का पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए होने वाले संलयन को हम लोग निषेचन नाम देते हैं। नर एवं मादा युग्मक का पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए होने वाले संलयन को निषेचन कहा जाता है। यही प्रक्रिया अब हमको पुष्पी पादप में देखना है कि पुष्पी पादप में निषेचन की प्रक्रिया किस तरह से पूरी होती है। चलिए देखते हैं जरा कि निषेचन किस तरह से हो रही है। इस बात को समझने के लिए पहले आपको पुष्प का एक आउटलाइन डायग्राम समझना होगा, उसके बाद आपको यह समझ में आ जाएगी कि किस तरह से निषेचन हो रहा। चलिए, एक पुष्प के आउटलाइन डायग्राम का अगर हम लोग बात करें तो एक पुष्प का ये मादा जनन तंत्र है जो हम लोग पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये रहा पुष्प का मादा जनन अंग, जिसमें ये वाला हिस्सा स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा स्टाइल और ये वाला हिस्सा ओवरी के नाम से जाना जाता है। निषेचन के लिए आपको कहा गया कि यदि क्या होता है कि किसी भी पुष्प के एंथर से अगर पुष्प के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं निषेचन। तो ध्यान देंगे जरा, कल आपको बताया गया था दोस्त कि किसी भी पुष्प के इस स्टिग्मा पर क्या होता है कि अगर कहीं से किसी भी जगह से पोलन ग्रेन परागकण आता है तो इस स्टिग्मा पर आकर के ये रुक जाता है। अब देखिए कि जब यहां पर इस स्टिग्मा पर यानी कि वर्तिकाग्र पर आके रुक चुका है तो इसके बाद क्या होगा कि यहां पर से ये वर्तिकाग्र पर आने के बाद ये यहां पर परागकण है। परागकण के आने के बाद क्या होगा कि इस परागकण से कुछ रासायनिक पदार्थ स्रवित होता है। ये रासायनिक पदार्थ इस वर्तिकाग्र के हिस्से को तोड़ते हुए इसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद ये परागकण एक नलीनुमा संरचना का निर्माण करता
है। ये जो नलीनुमा संरचना परागकण के द्वारा निर्मित हुआ है, इस संरचना को हम लोग पराग नलिका नाम देते हैं। इस संरचना को हम लोग क्या नाम देते हैं? पराग नलिका। यहां देखेंगे जरा, पराग नलिका, पोलन ट्यूब, क्या कहेंगे? पराग नलिका या पोलन ट्यूब कहा जाता है। ध्यान दे करके सारे बातों को समझेंगे। पोलन ट्यूब कहा जाता है। अब ये जो पोलन ट्यूब है, इससे क्या होगा कि ये हमारा जो परागकण वर्तिकाग्र पर आया है, वो यहां से एंटर करेगा, प्रवेश करेगा। कल के क्लास में आपको बताया गया था कि सर यहीं पर ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर क्या होता है कि उपस्थित होता है बीजांड। यहां पर उपस्थित क्या है? बीजांड। ध्यान देंगे जरा, जब आप आगे के क्लास में यानी कि 12th में चलेंगे तो आपको बताया जाएगा इस बीजांड का संरचना किस तरह से है। एक आउटलाइन डायग्राम हम यहां बना रहे हैं। इस बीजांड का संरचना जो है कुछ इस तरह से होता है। बात समझ रहे हैं? इस बीजांड का संरचना कुछ इसी तरह से होता है। अब इसके बाद ये जो पराग नलिका है, ये इस बीजांड तक पहुंचेगा और इस बीजांड तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये या तो इस रास्ते से इंटर कर सकता है, या नहीं तो इस तरफ से आ सकता है, और या नहीं तो इस तरफ से आ सकता है। यानी कि या तो ऊपर से आ सकता है, या साइड से आ सकता है, या फिर नीचे से आ सकता है। ये अलग अलग कंडीशन है, नाम दिया जाता है। अगर ऊपर से आ रहा है तो प्रोगैमी, बीच से आ रहा है तो मीजोगैमी, इसी तरह से। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। अगर नीचे से आ रहा है तो प्रोगैमी, ऊपर से आ रहा है तो चैलेजोगैमी, और अगर बीच से आ रहा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं मीजोगैमी। ये 12th का सिलेबस है आपका, आपको यहां नहीं देखना है। आप केवल थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि आपको पता चले कि हमको आगे और क्या सब चीज पढ़ना है। चलिए दोस्त, यहां देखेंगे जरा कि ये पराग नलिका इसमें इंटर करेगा, और इसी पराग नलिका से क्या होता है कि परागकण, यहां पर ये दोनों परागकण यहां से इंटर करते हुए इस बीजांड में पहुंचता है। और बीजांड में पहुंचने के बाद ये जो बीजांड है, यहीं पर मादा युग्मक उपस्थित है। और कल ही आपको बताया गया था कि परागकोश में क्या होता है कि परागकोश में जो है परागकण यानी कि नर युग्मक संचित होता है, और ये नर युग्मक यहां से यानी कि परागकण आया और अंडाणु को कर दिया निषेचित, जिसके बाद पुष्प में हो जाएगा निषेचन। और ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है ओवरी, यानी कि जिसको आप अंडाशय कह रहे हैं हिंदी में, ये विकसित हो जाता है किसमें? तो बीज में। और ये वाला जो बीजांड है, ये वाला जो बीजांड है, यहां जो बीजांड है जिसको आप नाम दे रहे हैं ओव्यूल, ओव्यूल जिसको आप बीजांड कह रहे हैं, ये बीजांड आगे विकसित हो जाता है। किसमें? तो विकसित हो जाएगा ये बीज में। ठीक है, ये किसमें विकसित हो जाता है? बीज में। और पुष्पी पादप में इस तरह से निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? पूरी होती है। ये बीज बीजांड यहां हम लोग लिख देते हैं, ओवरी चेंज इनटू फल फ्रूट, यानी कि जो अंडाशय है ये फल में विकसित होता है, और जो बीजांड है ये बीज में विकसित होता है। ये बीज में विकसित होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जब अनुकूल वातावरण होगा, जब वातावरण अनुकूल होगा, अनुकूल वातावरण के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। लेक्चर 1 आप प्लेलिस्ट खोलेंगे जब 10th बायोलॉजी में जनन का, तो आपको वहां ये चीज मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि अनुकूल वातावरण आने के बाद ये बीज वहां से बाहर आता है, और बाहर आकर के अंकुरित होता है, जिसको हम लोग बीजों का अंकुरन नाम देते हैं। और इसके बाद वो नए पादप का निर्माण करता है। बात समझ में आई? ये पुष्पी पादप में निषेचन की प्रक्रिया है। आपको फिर से रट्टा नहीं लगाना है, आप इस फिगर को एडजस्ट करिए ब्रेन में, आपका टोटल चीज यहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे मनुष्य का प्रजनन तंत्र की तरफ। मनुष्य के प्रजनन तंत्र की तरफ बढ़ते हैं।
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनुष्य का प्रजनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखते हैं जरा किस तरह से है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य का प्रजनन तंत्र किस तरह से है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सर मनुष्य जो है वो एक लिंगी है या द्विलिंगी। तो कल के लेक्चर में आपको बताया गया था कि मनुष्य एक लिंगी जीव है, क्योंकि यहां पर एक जीव में यानी कि अगर नर है तो वहां केवल नर जनन तंत्र उपस्थित होगा, और अगर मादा है तो वहां केवल आपको मादा जनन तंत्र उपस्थित मिलता है। इस तरह से मनुष्य एक लिंगी जीव है। जिस जीव में दोनों जनन तंत्र यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों एक ही जीव पर मिल रहा है उसको हम लोग मादा जनन तंत्र के नाम उसको हम लोग द्विलिंगी जीव के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल दिया गया था आपको, केचुआ, गोल कृमि, फीता कृमि, ये सारा द्विलिंगी जीव का एग्जाम्पल है। चलिए मनुष्य एक लिंगी जीव है ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों मनुष्य एक लिंगी जीव है, अर्थात यहां पर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अलग अलग जीवों पर उपस्थित होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग मनुष्य का बात करें एक लिंगी के अलावा, तो मनुष्य में जो जनन तंत्र है ये दो भागों में विभाजित है। एक होगा गोनाड और दूसरा है सहायक जनन अंग। गोनाड या जनन, गोनाड्स या जनन जो है वो क्या है, मुख्य जो जनन अंग है जिसके जो नर में नर के लक्षणों को और मादा में मादा के लक्षणों को प्रदर्शित करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जनन या गोनाड्स नाम देते हैं। चलिए आगे देखते हैं जरा कि गोनाड्स और सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग, यहां पर मनुष्य का प्रजनन तंत्र दो भागों में उपस्थित है। एक को हम लोग जनन नाम देते हैं, एक को हम लोग जनन नाम देते हैं, और दूसरे को हम लोग सहायक अंग या सहायक जनन अंग नाम देते हैं। अब देखिए जरा, सहायक जनन अंग को पुनः आप अगर बांटना चाहे तो कुछ पब्लिकेशन का बुक इसको बांट करके रखा है। इसको हम लोग सहायक नली और सहायक ग्रंथि में बांट सकते हैं। बात समझ गए ना, इसको हम लोग सहायक नली और सहायक ग्रंथि में बांट सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जनन में क्या क्या आएगा, नली में क्या क्या आएगा और ग्रंथि में क्या क्या आएगा, तो ये तो समय के साथ बदलेगा। अगर नर जनन अंग है तो वहां पर कंडीशन अलग होगा, और अगर मादा जनन अंग है तो वहां पर कंडीशन अलग होता है। इसलिए हम लोग इसके बारे में अभी यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको केवल ये पता होना चाहिए कि इस तरह का बात नर और मादा दोनों में है, लेकिन दोनों कंडीशन का कहानी अलग अलग होता है। चलिए दोस्तों देखते जरा आगे बढ़ते हैं। यहां से मनुष्य में अगर मानव में बात करें तो साधारणतः जो जनन अंग है ये लगभग 12 से 14 वर्ष के उम्र में विकसित होता है। 12 से 14 वर्ष के उम्र में विकसित होता है। इसमें भी आपको ये याद रखना है कि जो नर है इसमें जनन अंग का विकास मादा के तुलना में देरी से होता है, यानी कि मादा में जनन अंग का विकास पहले होगा और नर में जनन अंग का विकास देरी से होता है। चलिए आगे हम लोग फिर देखेंगे, अगर मादा में जनन अंग, ये जो जनन अंग का विकास या फिर इसका कहानी है ये वेरी करता है टेम्परेचर टू टेम्परेचर, यानी कि तापमान के ऊपर ये निर्भर है पूर्ण रूप से। अगर तापमान बदलेगा तो हो सकता है कि कुछ जगहों पर जो प्यूबर्टी है, जो जनन अंग का विकास है वो पहले हो जाए, और जहां तापमान कम है हो सकता है कि वहां लेट से हो। ये वैरी करता है, ये आपको इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप 12 से 14 मान के चलेंगे। हम लोग इंडिया का बात कर रहे हैं, भारतीय हम लोग हैं, तो भारत के कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो 12 से 14 वर्ष में ये शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्या होगा कि इस अवस्था में 12 से 14 वर्ष के उम्र में क्या होता है कि बालक और बालिका के शरीर में कुछ परिवर्तन होता है।
जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो अवस्था है, जिस अवस्था में बालक और बालिका के शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखा जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? किशोरावस्था नाम देते हैं। तो देखिए जरा, किशोरावस्था में, एडोलसेंस में, बालक और बालिका में क्या होगा? कुछ परिवर्तन ऐसा है जो समान होगा और कुछ परिवर्तन ऐसा है जो अलग अलग होगा। चलिए दोस्त, हम लोग देखेंगे कि समान परिवर्तन क्या है। चलिए देखेंगे हम लोग जरा कि समान परिवर्तन क्या क्या है। यहां हम लोग दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। समान परिवर्तन क्या क्या है? तो एक जैसा परिवर्तन का अगर आप बात करें तो आप सीधा अपने शरीर के से कंपेयर करिए। अगर हम लोग एक समान, तो क्या होगा? कांख में बाल जो है ये नर और मादा दोनों में एक साथ विकसित, मतलब एक ही समान विकसित होगा। यानी कि नर के भी शरीर में और मादा के भी शरीर में, दोनों के कांख में बाल किशोरावस्था में आता है। दोनों के आकार में वृद्धि होगा, यानी कि जो लंबाई है उसमें अचानक से वृद्धि देखी जाती है। तीसरा जो है, जनन अंग का विकास धीरे होना शुरू होगा। चौथा जो है, जनन अंग के चारों ओर बाल का आना, जनन अंग के चारों ओर बाल का आना, ये सारा ऐसा परिवर्तन है जो नर और मादा दोनों में एक समान होता है। इसके अलावा तेलीय ग्रंथि का विकसित हो जाना, यानी कि जो त्वचा है वो तेलीय हो जाता है। चलिए दोस्त, ये समान है। अगर हम लोग अलग अलग बात करें कि नर और मादा में क्या सब ऐसा है जो विपरीत लक्षण, यानी कि विपरीत है, यानी कि डिफरेंस है, अंतर है दोनों के विकास में, किस तरह से, तो ध्यान देंगे। नर के केस में अगर बात करें तो नर का शरीर जो है वो मस्कुलर हो जाएगा, मादा का शरीर कोमल हो जाएगा। दूसरा अंतर का बात करें तो नर के को मूंछ दाढ़ी आना शुरू होता है, लेकिन मादा के केस में यह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तीसरा अंतर यह है दोस्त कि नर के आवाज में भारीपन आने लगता है, लेकिन मादा के आवाज में भारीपन नहीं बल्कि हल्का होना, यानी कि सॉफ्ट होना क्या होता है? शुरू हो जाता है। इसके अलावा मादा में स्तन ग्रंथि का विकास होना शुरू हो जाएगा। स्तन का विकास होना या स्तन ग्रंथि का विकास होना शुरू हो जाता है। नर के केस में इस तरह का बात आपको नहीं मिलेगा। मादा में क्या होगा कि मासिक चक्र का शुरुआत होगा। आगे हम लोग मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखेंगे, लेकिन नर में मासिक चक्र का शुरुआत नहीं होता है या नर में मासिक चक्र नहीं देखा जाता है। तो दोस्त, ये दोनों समान और असमान परिवर्तन है जो नर और मादा में देखने के लिए मिलता है। ये हम यहां नहीं लिखे हैं। आपको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट्स कर सकते हैं। इसको बोल दिए हैं, आप आराम से बोला गया है, आप उसको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे हम लोग और यहां से आगे बढ़ेंगे। ये सारा जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ जितना भी परिवर्तन हुआ किशोरावस्था में, एडोलसेंस में 12 से 14 वर्ष की उम्र में जो भी परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन के बाद जो एज आएगा उसको हम लोग प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ कहते हैं। प्यूबर्टी या यौवनारंभ के नाम से जानते हैं। प्यूबर्टी के बाद, यानी कि प्यूबर्टी में जो यौवनारंभ है, इसके बाद नर और मादा के शरीर में कई प्रकार का परिवर्तन होगा। जनन अंग पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित हो जाता है। पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद वहां किस तरह का संरचना आपको देखने के लिए मिलता है, यहां हम लोग उसी का डिस्कस आज करेंगे। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक था वो यही है, नर जनन तंत्र, यानी कि मनुष्य का प्रजनन तंत्र। ये कल के क्लास से बचा हुआ थोड़ा हिस्सा था, उसको आज कवर किया गया। हमारा मुख्य टॉपिक आज का यही है, मनुष्य का प्रजनन तंत्र। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो है यही है नर जनन तंत्र।
ध्यान देंगे। नर जनन अंग, कुछ बुक्स जो है कुछ टॉपिक्स ये बना रहे हैं नर जनन अंग, तो आपको उसमें उलझना नहीं है। उलझना इसलिए नहीं है क्योंकि तंत्र और अंग में अंतर हम लोग कोशिका चैप्टर से जान रहे हैं। कोशिका क्या कहती है कि कोशिका जब मिलेंगे तो उत्तक का निर्माण होगा, उत्तक जब मिलेंगे तो अंग, अंग के मिलने से अंग तंत्र बनता है। और ये जो हमारा यहाँ हम लोग जो संरचना देख रहे हैं, यहाँ कोई एक अकेला अंग नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नरजनन अंग कहे। ये पूरा एक अंगों का समूह है, इसलिए हम लोग इसको नरजनन तंत्र के नाम से जानते हैं। अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है और नर जनन अंग में बहुत सारा अंग एक साथ है, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं नर जनन तंत्र। बात समझ गए? चलिए बढ़ते हम लोग यहां से आगे। नर जनन अंग में हम लोगों को क्या क्या सब मिलता है, चलिए देखेंगे जरा कि नर जनन अंग में हम लोग को क्या क्या सब देखने के लिए मिलता है। तो नर जनन अंग का अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमको जो सबसे पहला देखने के लिए मिलेगा वो है व्रीसन। सबसे पहला क्या देखने के लिए मिलता है? व्रीसन। सबसे पहला मिला व्रीसन। चलिए नंबर 2 में हम लोगों को शुक्रवाहिका देखने के लिए मिलता है। दूसरे नंबर में शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। चलिए नंबर 3 में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तीसरे नंबर में शुक्रवाहिका के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है अधिव्रीसन। चलिए नंबर 3 में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा था अधिव्रीसन। यहां पर हम लोग देखे अधिव्रीसन जो है ये देखने के लिए मिलता है एपिडिडाइमिस, इसका नाम दिया जाता है। चल दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अधिव्रीसन के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय। 5वें नंबर में आपको देखने के लिए मिलता है शुक्राशय, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर आपको देखने के लिए मिलता है मूत्र मार्ग और सीसन, मूत्र मार्ग और सीसन, मूत्र मार्ग। और इसके बाद जो आपको देखने के लिए मिलता है वो मिलता है सीसन। नंबर 7 में देखने के लिए मिलेगा आपको सीसन। देखिए जरा बस यही संरचना आप हम लोगों को देखने के लिए मिलता है नर जनन तंत्र में। क्या सब मिला? व्रीसन ये वाला संरचना, शुक्रवाहिका ये वाला संरचना, अधिव्रीसन यहीं पर आगे मुड़ा हुआ संरचना, शुक्रवाहिनी ये वाला संरचना, शुक्राशय इसके आगे संरचना, और उसके बाद आपको मिल रहा है क्या? शुक्राशय ये वाला संरचना, ये वाला, और इसके बाद आपको मिल रहा है मूत्रमार्ग ये वाला संरचना। एक मूत्राशय छूट रहा आपका, ठीक है। चलिए ये वाला संरचना मूत्राशय है और इसके बाद ये मूत्रमार्ग है और ये वाला पूरा संरचना जो है ये सीसन है। ये नामकरण किया जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक क्लियर होगा। हम लोग बारी बारी से जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, शुरुआत करेंगे इस तरफ से। ये इस क्लास को हम लोग जरा इरेज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है व्रीसन। यहां पर सबसे पहला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे किसके बारे में? तो व्रीसन के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाम देते हैं टेस्टिस। ध्यान से समझेंगे, आगे तक आपको काम ये देगा। 12th क्लास में जब आप जाएंगे तो भी आपको ये पढ़ना है। व्रीसन के बारे में अगर बात करें तो नर में एक जोड़ा व्रीसन होता है जो आपको यहां दिख रहा है। सर ये वाला भी व्रीसन है और ये वाला भी व्रीसन है। ये क्या है? व्रीसन यानी कि टेस्टिस। एक जोड़ा व्रीसन नर में देखने के लिए मिलेगा। यहां आपको याद ये रखना है कि इस एक जोड़े व्रीसन में से एक व्रीसन और अगर ये दोनों व्रीसन है, आपको यहां दिख रहा होगा कि इसको थोड़ा सा स्लाइटली नीचे दिखाया गया और इसको स्लाइटली ऊपर दिखाया गया है। ऐसा ही संरचना नर में होता है कि एक व्रीसन नीचे की तरफ और दूसरा व्रीसन ऊपर की तरफ स्थित होता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से कि ये जो व्रीसन है अब ये ऐसा क्यों है।
तो इसका कारण ये है कि अगर कोई भी नर अगर खड़ा है और दोनों पैरों के बीच अगर ये ऊपर नीचे नहीं है तो हो सकता है कि ये यहां दब सकता है, इसलिए स्लाइटली ऊपर नीचे होता है ताकि क्या हो कि ये दोनों अपने आप को एडजस्ट, यहां पर एडजस्टमेंट दोनों का होता रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे यहां से कि वृषण कर क्या रहा है। तो वृषण मुख्य नर जनन अंग है। वृषण मुख्य नर जनन अंग है जो करता क्या है, जिसका काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु, कल हम लोग चर्चा किए थे कि वृषण का मुख्य कार्य है कि ये क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करेगा। शुक्राणु का निर्माण करने का कार्य हमारे वृषण का है। अब देखिए जरा कि ये जो हमारा शुक्राणु है, सॉरी ये जो हमारा वृषण है शुक्राणु के निर्माण का कार्य करता है, और ये वृषण जो है ये क्या होगा कि एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है। इस तरह से ये आपको दिखाया गया है, ये एक थैलीनुमा संरचना में वृषण क्या होता है, बंद होता है। तो वृषण जिस थैलीनुमा संरचना में बंद होता है इसको हम लोग नाम देते हैं वृषण कोश। क्या नाम देते हैं, वृषण कोश नाम देते हैं। वृषण जिस थैलीनुमा संरचना में बंद है इसको हम लोग वृषण कोश नाम देते हैं। चलिए अब देखिए जरा कि प्रत्येक जो वृषण है हमारा, यहां वृषण का एक वृषण का हम स्टडी कर रहे हैं, संरचना आपको बता रहे हैं, दूसरा में भी इसी तरह का संरचना होगा। अगर आप इस वृषण का बात करें, ये अगर मान लेते हैं कि किसी, अगर हम लोग यहां बना रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि ये किसी नर का वृषण है, ये किसी नर का वृषण है, तो यहां पर आपको 200 से 250 चैम्बर इस तरह से मिलेंगे। इस तरह से यहां क्या होता है, 200 से 250 चैम्बर देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए, इस तरह से 200 से 250, हम लोग इतना नहीं बना सकते हैं। ये एक वृषण का कहानी है, दूसरे में भी इसी तरह से होगा। ये 200 से 250 चैम्बर जो आपको देखने के लिए मिल रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम देते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनक नलिका। ठीक, इसमें क्या होगा, इसको हम लोग, सॉरी मिस्टेक है, इसको हम लोग टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में क्या होगा कि 3 से 4, यहां ये जो देख रहे हैं यहां इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में क्या होगा, 3 से 4 संरचना, नलीनुमा संरचना पाया जाएगा इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहां ध्यान देंगे, पीछे मिस्टेक हुई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इसको बताया गया लेकिन ऐसा नहीं है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल ही है। और उसके बाद ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इसमें स्थित होता है, जिसको हम लोग शुक्रजनक नलिका कहते हैं। इस शुक्रजनक नलिका में 2 तरह का कोशिका पाया जाता है। क्या सब, 2 तरह का जो कोशिका है यहां पर, ये है सबसे पहला जो है नंबर 1 का कोशिका, उसको हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल, और दूसरा है सर्टोली सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह का कोशिका है। क्या सब, तो पहला मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरा जो है इसको हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल। ये याद रखना है आपको, ध्यान देंगे, ये सारा चीज आपके 10th के लेवल से ऊपर का है। ये बेहतरीन जानकारी आपको यही प्राप्त कर लेनी है ताकि अगर आप आगे जाए तो आपको ये सब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। हमेशा लक्ष्य को ऊंचा करके रखिए ताकि छोटे चीजों को की प्राप्ति में आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये मेल जर्म सेल जो है, यही मेल जर्म सेल क्या करता है कि शुक्राणु के निर्माण का कार्य करता है। तब कहोगे सर आप ही तो बताइए, मेल ये पूरा जो है वृषण कर रहा है ना, तो वृषण का ये कोशिका कार्य करता है। तब कहोगे कि ये बचा हुआ कोशिका क्या कर रहा है सर, तो इस बचे हुए कोशिका का कार्य है दोस्त कि ये जब शुक्राणु बनेगा तो ये उसको पोषण देने का कार्य करता है। कहानी क्लियर है, ये वृषण का एक आंतरिक संरचना है।
बात समझ गए। अब देखिए जरा कि ये व्रीसन क्या होगा कि इस व्रीसन का जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल आपको मिल रहा, ये सारा एक जगह आकर के मिल जाता है, जिसको हम लोग रेटे टेस्टिस नाम देते हैं। यहां पर जो शुक्राणु बना वो यहां पर आकर के क्या होगा, जमा होगा। ये सारा जो है ये यहां से पहुंचेगा यहां, ठीक है। इसके बाद ये आएगा कहां, शुक्र वाहिका में, यानी कि वास डिफरेंस में। कहां आएगा, वास डिफरेंस में आ जाता है। यहां देखिए ये रेटे टेस्टिस जो व्रीसन जालिका है, व्रीसन का जो व्रीसन से जो जालिका निकल रहा है इसको हम लोग व्रीसन जालिका नाम दे रहे हैं। यहां से देखिए जरा, यहां आकर के मिला, यहां दूसरा कलर यूज कर हम लोग, यहां आकर के मिला ना, तो यहां जो आकर के ये मिल रहा है इसी को हम लोग व्रीसन जालिका कहेंगे। ये व्रीसन जालिका आगे क्या करेगा कि शुक्राणु को आगे भेज देगा किसमें, तो आगे भेज देता है शुक्र वाहिका में। आ गया, ये व्रीसन रहा आपका, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, तो शुक्र वाहिका, ये वाला सब, ठीक है। चलिए शुक्र वाहिका, दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, वो शुक्र वाहिका। ध्यान देंगे यहां जो दूसरा हमारा है ये है शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये नली नुमा संरचना है जो व्रीसन जालक से, जो यानी कि व्रीसन में बना हुआ जो शुक्राणु है वो जब आगे आता है तो उसको ये कवर करने का यानी कि कंजर्व करने का काम करेगा। बात समझ गए, ये क्या करेगा, उसको लेगा और आगे भेजने का काम करता है। चलिए यहां पे जरा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, शुक्र अपवाहिका, शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिनी, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए जो है क्षमा चाहते हैं। यहां से हम लोग शुक्र वाहिका ये ठीक है, यहाँ शुक्र अपवाहिका यानी कि यहां भी हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। ये हमारा जो शुक्र वाहिका इसको हम लोग कह देते हैं शुक्र अपवाहिका। अब देखिए जरा, काम वही रहेगा दोस्त, काम नहीं बदलेगा, केवल नाम में कंफ्यूजन चल रहा था हिंदी के कारण। तो यहां पर ये जो शुक्र अपवाहिका है ये क्या करता है कि टेस्टिस से यानी कि व्रीसन से निकले हुए शुक्राणु को कंजर्व करेगा यानी कि लेगा, और आगे एक संरचना में, कुंडलित संरचना में क्या होगा, एक कुंडलित संरचना में भेजने का कार्य करता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं नंबर 3 का, और हम लोग इसको क्या देते हैं, अधिव्रीसन। क्या कह देते हैं, अधिव्रीसन। यहां देखिए जरा, नंबर 3 का टॉपिक बनाया हुआ है अधिव्रीसन। अधिव्रीसन क्या करेगा कि शुक्राणु को कुछ समय तक संचित करेगा। क्या करेगा, शुक्राणु को कुछ समय तक ये संचित करता है, इसके परिपक्वन का भी कार्य करेगा। ध्यान देंगे कुछ बुक क्या लिखता है कि केवल स्टोर कर रहा, संचित कर रहा नहीं, या संचित कर रहा और परिपक्व कर रहा है, ये भी नहीं। तो क्या होगा, तो शुक्राणु को ये संचित भी करेगा, शुक्राणु को ये परिपक्व भी करेगा, और इसके साथ ये शुक्राणु को पोषण देने का भी कार्य करता है। ये भी आपको 3 काम याद रखना है कि अधिव्रीसन शुक्राणु को संचित करेगा, अधिव्रीसन शुक्राणु को पोषण देगा, और अधिव्रीसन शुक्राणु के परिपक्वन में मदद करेगा। यानी कि अधिव्रीसन क्या है, एक कुंडलित संरचना है जो आगे चल करके क्या करता है कि शुक्र वाहिनी में खुल जाता है। बात समझ गया, शुक्र वाहिनी नालिका। यहां से ध्यान देंगे, अधिव्रीसन अत्यधिक कुंडलित संरचना है। यहां जो ये संरचना आपको दिखाया गया है ये कुछ इस तरह का संरचना होता है। बात समझ गया, ये जो संरचना आपको दिखाया गया है इसका संरचना कुछ इस तरह का होता है। बात समझ गया, यहां हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया क्या, अधिव्रीसन। ये है अधिव्रीसन, एपिडिडाइमिस कहा जाता है। अधिव्रीसन के बाद ये संरचना आगे चलता है और शुक्र वाहिका में खुलता है। अधिव्रीसन शुक्र वाहिनी में जाकर के क्या हुआ, खुला शुक्र वाहिनी। एपिडिडाइमिस अभी तक टेढ़ा था, अब क्या होगा, कुंडलित था, अब ये आगे सीधा हो जाएगा, जिसको हम लोग नाम देंगे शुक्र वाहिनी। बात समझ गया। चलिए शुक्र वाहिनी आगे चलेगा और ये चल करके खुलता है 4 नंबर में आपको शुक्र वाहिनी पता चल गया क्या है, अधिव्रीसन। आगे चल करके जो कुंडलित अधिव्रीसन है ये आगे चल करके सीधा हो जाता है। इस संरचना को हम लोग शुक्र वाहिनी नाम देते हैं। चलिए अगला जो हमारे पास है ये है क्या, शुक्र वाहिका। नंबर 5 में हमारे पास जो संरचना है वो है शुक्र वाहिका। चलिए
देखेंगे जरा कि जो शुक्र वाहिका है ये क्या, ये लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई मानी जाती है, लगभग 25 सेंटीमीटर। देखिए ये सब एक्यूरेट मापा नहीं जाता है, हम लोग लगभग कुछ मान के चलते हैं कि इतना इसका संरचना या फिर इतना इसका आकार होगा। तो चलिए देखिए जरा, ये 25 सेंटीमीटर लंबी है, इसका दीवार मांसल और संकुचनशील होगा। ये दोनों शुक्रवाहिका, यहां से ध्यान देंगे कि ये शुक्रवाहिनी के ऊपर का हिस्सा ही शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिनी के ऊपर का हिस्सा क्या है, शुक्रवाहिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस तरफ हम लोग लिख रहे हैं, जरा यहाँ पर बहुत हो गया है, शुक्रवाहिका। अब देखिए जरा, ये जो शुक्रवाहिका है, दोनों ओर का शुक्रवाहिका, यहां ये लिखा गया ये शुक्रवाहिका और यहां पर ये शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी के बाद का संरचना शुक्रवाहिका। ये जो दोनों शुक्रवाहिका है ये आगे वृषण के पीछे की ओर समांतर बढ़ती है और आगे चल करके मूत्राशय तक जाती है, जो आपको दिखाई दे रहा है। यहां से ये क्या होगा, मूत्राशय तक क्या हुआ, पहुंच गया। मूत्राशय के समीप अपनी ओर को मूत्रनली की ओर, ये जो मूत्रनली है इसके चारों ओर इस तरह से ये क्या होगा, इस तरह से ये जो है इस तरह से इसको घुमावदार बना करके लपेट करके रखेगा। बात समझ गए। यहां से कुछ नीचे आएगा और फिर शुक्राशय नलिका से जुड़कर स्खलन नली का निर्माण करता है। यहां ध्यान देंगे जरा, यहां पर अब ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या होता है कि ये रहा आपका शुक्राशय, ये क्या है, शुक्राशय, ये संरचना शुक्राशय। ठीक है, ध्यान देंगे। हम लोग चर्चा किसका कर रहे हैं, शुक्राशय पे पहुंच गए। शुक्रवाहिका ये आगे चला, लपेट करके आगे बढ़ा और आगे चल करके यहां तक आया और फिर नीचे आकर के क्या किया है कि शुक्राशय के साथ एक रास्ता का निर्माण किया, जो आगे चल करके क्या करेगा, स्खलन नली का निर्माण करेगा। यानी कि हम लोग अगर यहाँ 6 नंबर में लिखे शुक्राशय, शुक्राशय, तो ध्यान देंगे शुक्राशय प्लस शुक्रवाहिका, शुक्राशय प्लस शुक्रवाहिका, तो हम लोग कहेंगे स्खलन नली। स्खलन नली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शुक्राणु अगर यहां से निकला तो यहां से होते हुए यहीं तक आएगा और यहां से यूरिन जो बनेगा मूत्राशय में, मूत्राशय से यूरिन भी इसी रास्ते से बाहर आता है। हम लोग लिख देते हैं कि ये है हमारा मूत्राशय। ये क्या है, मूत्राशय। यहां पर मूत्र का निर्माण होगा। उत्सर्जन चैप्टर जब आपको बताया जाएगा तो वहां आपको इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद यहां पर ये वाला जो संरचना है ये है क्या, तो ये है मूत्र मार्ग। ये क्या है, मूत्र मार्ग। और इस संपूर्ण संरचना को एक साथ हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे कहां पर क्या कहा जा रहा है। ये रास्ता जो रास्ता है, इस रास्ता को मूत्र मार्ग कहते हैं। और यहां से ये वाला जो संरचना, ये पूरा यहां से यहां तक, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, तो सीसन। क्या नाम देते हैं, सीसन। देखिए जरा, मूत्र मार्ग, मूत्राशय और सीसन, यही संरचना है। बारी बारी से सबको भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए जरा कि स्खलन नली क्या हो गया। स्खलन नली के बारे में आपको पता चल गया क्या है, शुक्रवाहिका और शुक्राशय की नलिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका और शुक्राशय की नलिका आपस में मिलकर एक नलीनुमा संरचना का निर्माण कर रहा है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, शुक्राशय। क्या नाम, सॉरी, स्खलन नलिका। चलिए, मूत्र मार्ग, स्खलन नलिका के बाद आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग का कार्य केवल ये है कि यहां से ये क्या करता है कि इसका कार्य होगा कि मूत्र को और शुक्राणु को, मूत्र को और शुक्राणु को, दोनों को ये क्या करेगा, यहां से इस रास्ते से सीसन के द्वारा बाहर करने का कार्य करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। मूत्र मार्ग के बाद हमारे पास अगला जो नंबर है, नंबर 7 में हम लोग लिख देते हैं। नंबर 7 में हमारा है क्या, मूत्र मार्ग। मूत्राशय भी लिखी देते हैं यहाँ लोग, मूत्राशय। और इसके बाद नंबर 8 में हमारा है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मिल गया। अब देखिए जरा, मूत्र मार्ग के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रंथि की ओर। हम लोग बात किए थे ना कि सहायक नली और सहायक ग्रंथि, तो अभी तक हम लोग जो भी सारा चीज पढ़े ये सहायक नली में आता है दोस्त। आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर 9 में, ये सहायक ग्रंथि है। सबसे पहला जो हमारा ग्रंथि है वो है पूरस्थ ग्रंथि। सबसे पहला जो हमारा ग्रंथि है वो क्या है, पूरस्थ ग्रंथि। चलिए ध्यान देंगे जरा और देखेंगे कि ये पूरस्थ ग्रंथि जो है ये कहां है। तो देखिए जरा, पूरस्थ ग्रंथि, ये वाला जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहां ध्यान देंगे जरा, ये वाला,
ये रेड कलर से आपको दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है ना, रेड कलर से आपको यहाँ दिखाया गया है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसी को नाम देते हैं हम लोग पुरस्थ ग्रंथि। ये ग्रंथि कर क्या रहा है, तो पुरस्थ ग्रंथि का कार्य ये होगा कि यहां से क्या होगा कि पुरस्थ द्रव का स्रवण होगा। जिस पुरस्थ द्रव का स्रवण होगा, जिसका कार्य ये होगा कि ये वीर्य के 70% भाग के निर्माण का कार्य करता है। पुरस्थ द्रव में पुरस्थ ग्रंथि से जो द्रव रिलीज होगा उसको पुरस्थ द्रव कहेंगे। शुक्राणु द्रव और शुक्राशय द्रव्य मिलेगा और ये तीनों मिल करके क्या करता है कि वीर्य यानी कि सीमेन का निर्माण करेगा। क्या सब कहा गया, तो सबसे पहला यहां से देखिए शुक्राशय द्रव्य शुक्रवाहिनी से और इसके बाद इस पुरस्थ ग्रंथि से तीनों यहां आकर के मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, वीर्य के नाम से जानते हैं। पुरस्थ द्रव्य के कारण ही जो मानव का स्पर्म है, जो नर मानव का नहीं, नर का जो स्पर्म है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे हम लोग कॉपर्स ग्रंथि। कॉपर्स ग्रंथि यहीं पर यहां कुछ स्थित होगा, यहां पर इस तरह से कॉपर्स ग्रंथि स्थित होगा। इसका कार्य होगा कि ये यहां से जब स्पर्म पास करेगा तो स्पर्म को न्यूट्रल मीडियम चाहिए। न्यूट्रल मीडियम इन द सेंस कहने का मतलब ये है यहां पर कि निष्क्रिय माध्यम चाहिए। वो अगर एसिडिक होगा माध्यम तो खराब हो जाएगा। स्पर्म में ये क्षमता नहीं रहेगा कि वो आगे अंडाणु को निषेचित कर सके। बात समझ गए, अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता उसमें फिर नहीं होगी। तो यहां पर क्या होगा कि ये माध्यम जो है ये एसिडिक होता है, क्योंकि जो हमारा मूत्राशय में जो मूत्र बना ये तो एसिडिक होगा। मूत्राशय में जो मूत्र बना ये क्या है, एसिडिक होगा। मूत्र जब बाहर आता है तो इसी माध्यम से आएगा, इसी रास्ते से, और ये रास्ता क्या है, एसिडिक है। लेकिन होता क्या है कि ये जो कॉपर्स ग्रंथि है ये इस मूत्राशय के इस मार्ग को क्षारीय द्रव स्रावित करके न्यूट्रल कर देगा। यानी कि स्पर्म के यानी कि वीर्य के शुक्राणु के बाहर आने से पहले इस माध्यम को क्षारीय कर दिया जाता है, ताकि शुक्राणु को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बात समझ गए, शुक्राणु को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सीसन। सीसन ध्यान देंगे, ये नर के मैथुन अंग के, हम लोग 9वां के बाद 10वां नंबर टॉपिक लिखते हैं कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि। अब इसके बाद ध्यान देंगे जो 11वां नंबर टॉपिक है हमारा ये है सीसन। ये नर का मैथुन अंग है। क्या है, नर का मैथुन अंग। मैथुन अंग किसको कहेंगे, ऐसा अंग जो नर में लैंगिक संबंध बनाने का कार्य करता है। यानी कि नर जब मादा के साथ लैंगिक संबंध बनाएगा तो सीसन का ही कार्य है, इसको ये पूरा करेगा। और इसके साथ ही कि जो स्पर्म का निर्माण नर के वृषण में हुआ है उसको मादा जनन तंत्र में, आगे हम लोग आगे की क्लास में मादा जनन तंत्र आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, तो मादा जनन तंत्र में इसको स्थानांतरित करने का कार्य वीर्य को या शुक्राणु को यही सीसन के द्वारा किया जाता है। सीसन का जो ये ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, फूला हुआ हिस्सा, इसको हम लोग ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। इस पेनिस के ऊपर जो है, यहाँ पेनिस है, इसके ऊपर जो ये है, इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं क्या, ग्लांस पेनिस। इस संरचना को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लांस पेनिस नाम देते हैं, या फिर इसको हम लोग ग्लांस पेनिस का हिंदी कुछ नहीं होता है। इसी ग्लांस पेनिस के ऊपर ये स्किन पाया जाएगा जिसको हम लोग प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। बात समझ गए, तो ये बात यही कहानी है किसका, नर जनन तंत्र का। नर जनन तंत्र का ये कहानी है। आगे आने वाली क्लास में लेक्चर 5 में हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद वहां से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही, बाकी का बात आगे के क्लास में करेंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है दोस्त कि आप चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिले। और इसके साथ ही आप के द्वारा किया गया सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए, हमारी टीम के लिए एक ऊर्जा का काम करती है, और अधिक ऊर्जा के साथ आपके साथ कार्य किया जाए, इसके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।